गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक अपन ने जहाँ तक बात की उसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज अपन बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस या तो मौलिक अधिकारों पर से आते हैं या संसद के ऊपर से आते हैं। आज अपन चैप्टर चालू कर रहे हैं संसद का। बहुत बड़ा चैप्टर है, कई चीज़ों को समझते हुए आप लोग इसमें आगे बढ़िएगा। पहली बात, संसद कैसे कहते किसको हैं, तो ध्यान रखना, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा को संसद कहा जाता है। दो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मैंने पूछा कि संसद कहते किसे हैं, तो उसके अंदर तो जो मैंने कहा कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा को संसद कहते हैं। और दूसरा प्रश्न यह आता है कि संसद में कौन कौन सम्मिलित है, तो संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा तीनों सम्मिलित किए जाते हैं। राष्ट्रपति को क्यों सम्मिलित किया गया, इसके पीछे सबसे बड़ी बात एक तो संवैधानिक प्रमुख के रूप के अंदर राष्ट्रपति है, और दूसरा कोई भी विधेयक जो कि दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाता है वह तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता। इसलिए राष्ट्रपति को भी संसद का पार्ट माना गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है कि राष्ट्रपति किसको कहते हैं, तो केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। और जो राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो स्थितियां हैं, तो उसके अंदर ये ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर दो प्रकार के प्रधान की व्यवस्था की गई है, क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार के प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का और दूसरा वास्तविक। सामान्यतः राष्ट्रपति को हम नाम मात्र के प्रधान के रूप में देखते हैं और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को वास्तविक प्रधान के रूप में देखा जाता है। अब एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बने, इस बारे में क्या व्यवस्था है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में इस पर किसी प्रकार का कोई संवैधानिक आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बने। परंतु परंपरा ये रही है कि कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकता। ये परंपरा है, ध्यान रखना, कोई प्रकार की संवैधानिक स्थितियां नहीं है। एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। इसके अतिरिक्त वे 2.5 वर्ष के लिए एक अंतरिम सरकार के अंदर भी राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। बाकी ऐसा कोई भी राष्ट्रपति इसके अंतर्गत नहीं रहा। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में आपको जानना जरूरी है, एक तरह से जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप के अंदर भी, जो मैं आप लोगों के इसके अंदर बता रहा हूँ। जैसे आपसे कई बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन से 2 राष्ट्रपति हुए जिनका अपने पदों पर रहते हुए निधन हुआ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका अपने पदों पर रहते हुए निधन हुआ। कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति हुआ जिनके चुनाव में द्वितीय वरीयता की मतों की गणना करनी पड़ी थी, तो ध्यान रखिएगा, एकमात्र वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके चुनाव में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करनी पड़ी थी। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा चुनाव था जिसके अंदर, ये किस ईयर का चुनाव था, तो 1969 का चुनाव था, ये ध्यान रखिएगा। अब ये 2-3 चीज़ें आप महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखिएगा कि नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार खड़े हुए, एक बार हारे व एक बार जीते। इसी तरह नीलम संजीव रेड्डी वह राष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसी तरह कई बार पूछा जाता है ऐसा कौन सा राष्ट्रपति हुआ जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा का अध्यक्ष रह चुका था, तो नीलम संजीव रेड्डी ही वह राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, ये इसके अंदर ध्यान में रखिएगा। कई बार ये पूछा जाता है कि पहला ऐसा कौन सा उपराष्ट्रपति हुआ जो कि राष्ट्रपति बना, तो डॉक्टर राधाकृष्णन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ना उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद के अंदर वह राष्ट्रपति बने। पहला ऐसा कौन सा राष्ट्रपति हुआ जो किसी भी दल से संबंधित नहीं था, यानी कि कोई भी दल ने उससे नहीं था, एक तरह से निर्दलीय व्यक्ति के रूप में खड़ा हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा, वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि एक तरह से निर्दलीय व्यक्ति के रूप में थे। क्योंकि कारण ये है कि उस समय 1969 के अंदर कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, और इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने वीवी गिरी जो कि उस ज़माने में उपराष्ट्रपति थे उनको रिज़ाइन कराया, और रिज़ाइन कराकर उनको एक तरह से निर्दलीय व्यक्ति के रूप में खड़ा करा, और कांग्रेस जनों से अपील की कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालें। जो लोग समझ गए कि इंदिरा गांधी क्या चाहती हैं, तो उन्होंने वीवी गिरी को वोट दिया, और जो नहीं समझ पाए उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को वोट दिया। और यही कारण है कि पहली वरीयता के अंदर
वीवी गिरी नहीं जीते थे और द्वितीय वरीयता के अंदर वे जीते थे, और वो एक तरह से निर्दलीय व्यक्ति के रूप में जीते थे, यानी कि वो न तो कांग्रेस के उम्मीदवार थे न और किसी पार्टी के उम्मीदवार थे। इस प्रकार की स्थिति वीवी गिरी के साथ के अंदर हुई थी, और इसीलिए वीवी गिरी के चुनाव को एक अलग तरह से चुनाव के रूप के अंदर देखा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति हुआ जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व केंद्र में रक्षा व वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुका था। तो आर वेंकटरमन वो राष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व केंद्र के अंदर रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। कई बार ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति हुआ जो राष्ट्रपति बनने से पहले केंद्र में वित्त मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुका था। तो ज्ञानी जैल सिंह वो राष्ट्रपति हुए जो कि केंद्र के अंदर गृह मंत्री के रूप में कार्य किया जिन्होंने, और दूसरा पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। ऐसा भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति हुआ जो राष्ट्रपति बनने से पहले एक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुका था और महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुका था। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वो व्यक्ति थे जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके थे, और इसके अतिरिक्त वो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप के अंदर भी कार्य कर चुके थे। कई बार ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो राष्ट्रपति बनने से पहले उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य कर चुका था। तो के.आर. नारायणन वो राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उच्चायुक्त के रूप के अंदर बर्मा में रह चुके थे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, उच्चायुक्त व राजदूत में क्या फ़र्क होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रमंडल देशों के अंदर जो राज्य का प्रतिनिधि होता है वो उच्चायुक्त कहलाता है, और जो राष्ट्रमंडल देशों के अतिरिक्त जो दूसरे देशों के अंदर राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है वो राजदूत के रूप में कहलाता है। कहने का मतलब जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ये जो राष्ट्रमंडल देश थे हैं, उनके अंदर जो भी हमारा देश का प्रतिनिधि जाएगा वो उच्चायुक्त के रूप के अंदर माना जाएगा, हाई कमिश्नर के रूप के अंदर माना जाएगा, और इसके अतिरिक्त जो दूसरी जगह जाता है तो वो एम्बेसडर के रूप में जाना जाता है। तो ये जो के.आर. नारायणन है ये बर्मा में थे, और बर्मा क्योंकि इन्हें ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है और उसी के आधार के ऊपर इनको उच्चायुक्त के रूप के अंदर यहाँ पर कहा जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें कईयों को ध्यान रखने की आवश्यकता है जो कि इसके अंदर महत्वपूर्ण तरीके से इसके अंदर आती है। इस तरह हम देखें तो ये कई तरह के प्रश्न हैं जिनको हमको देखना है। जैसे पता पहली जो महिला राष्ट्रपति के रूप के अंदर एकमात्र प्रतिभा पाटिल महिला राष्ट्रपति के रूप के अंदर हुई हैं, जिनको ये माना जाता है। एक तरह से अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक अलग अलग तरीके से राष्ट्रपतियों के परिप्रेक्ष्य के अंदर क्वेश्चंस आते रहे हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, APJ अब्दुल कलाम, ये अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, ये सारे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि पूर्व के अंदर उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे और सीधे राष्ट्रपति के रूप के अंदर बनेंगे। ये हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है, और ये एक महत्वपूर्ण तरीके से चीज़ें जो कि GK के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जाती है, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जाती है क्वेश्चंस के अंदर, आपको देखने की आवश्यकता है। आज यहाँ तक, बाकी बात कल करेंगे। थैंक यू सो मच।